वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने बात कर ली थी राम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, इन तीनों के हमने फॉर्मूले पढ़ लिए थे। ग्रेडियंट फाई का जो फॉर्मूला आ रहा था हमारे पास वो आ रहा था डेल फाई अपॉन डेल यू वन, यहाँ पर था वन अपॉन एच वन ई वन कैप प्लस वन अपॉन एच टू डेल फाई अपॉन डेल यू टू, और यहाँ पर था E2 कैप प्लस वन अपॉन एच थ्री डेल फाई अपॉन डेल यू थ्री, और यहाँ पर था E3 कैप। इस तरह से हमने रिवाइज कर सकते हैं इसको। ग्रेडियंट फाई का जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा था हमारे पास ये आ रहा था। इसी तरह से हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर का जो फॉर्मूला था लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री, और यहाँ पर था डेल अपॉन डेल यू वन, इस तरह से था, और यहाँ पर था a1 h2 h3, इस तरह से डेल अपॉन डेल u2, यहाँ पर था a2 h1 h3, और यहाँ पर था डेल अपॉन डेल u3 a3 h1 h2। इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा था लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में डाइवर्जेंस का ये था, और कर्ल का अगर हम लिखें CURL कर्ल ऑफ ए का, तो वो आ रहा था वेक्टर फॉर्म, वेक्टर नहीं डिटरमिनेंट फॉर्म में वन अपॉन h1 h2 h3, इस तरह से। और यहाँ पर सारणिक के अंदर आ रहा था E1 कैप h1 E2 कैप h2 E3 कैप h3, इस तरह से आ रहा था। यहाँ पर आ रहा था डेल अपॉन डेल u1 डेल अपॉन डेल u2 डेल अपॉन डेल u3, इस तरह से। और a है, इसके घटक आ रहे थे a1 h1 a2 h2 और यहाँ पर a3 h3। कुछ इस टाइप से हमारा कर्ल ऑफ ए का फॉर्मूला आ रहा था, जिसके लिए हम कार्तीय निर्देश तंत्र में अगर इसको पढ़ रहे थे तो वहां पर हम h1 इक्वल टू h2 इक्वल टू h3 इक्वल टू 1 रख रहे थे, u1 u2 u3 के स्थान पर x y z रख रहे थे, और e1 कैप e2 कैप और e3 कैप के स्थान पर हम रख रहे थे कितना i कैप j कैप और k कैप। ये काम हमने यहाँ तक कर लिया था। तीनों के फॉर्मूले हमने ड्राइव कर लिए थे, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालते हुए। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाला था हमने कितना कि ग्रेडियंट, रिवाइज कर रहे हैं पूरा की पूरा एक बार, कि डी फाई अपॉन डी एन कैप, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने ये फॉर्मूला निकाला था। डाइवर्जेंस ऑफ ए का फॉर्मूला हमने किससे निकाला था बताओ, कि डाइवर्जेंस ऑफ ए इसका क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस अपॉन डीवी, जहां लिमिट डीवी टेंड्स टू 0, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने इस वाले फॉर्मूले को निकाला था। और कर्ल ऑफ ए का फॉर्मूला हमने निकाला था कर्ल ऑफ ए, जिसका वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसका केवल मोड को रिप्रेजेंट करेगा ये, और ये कितना आ रहा था इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डीएल लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर अपॉन कितना डीएस, और लिमिट यहाँ पर कितना था डीएस टेंड्स टू 0, इस तरह से था। और इसकी वैल्यू कितनी थी ये वाली मैक्सिमम तो ऑलवेज होगी, क्योंकि हम वहां पर जो इंटीग्रेशन कर रहे थे, जो क्लोज लूप था उस क्लोज लूप की बाउंड्री पर ही कर रहे थे। किस पर कर रहे थे? क्लोज लूप की बाउंड्री पर ही कर रहे थे, इसलिए वो वहां पर ऑलवेज वैसे भी क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो यहाँ तक हमने पूरा डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालें, हमने जो निर्देश तंत्र हम पढ़ रहे थे ये तीनों निर्देश तंत्र, या हम ये कहें पहले हमने लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल निकाल लिया था। फिर हम कह रहे थे कि हम तीन निर्देश तंत्र मेनली पढ़ेंगे, कार्तीय निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र और बेलनीय निर्देश तंत्र। उनके अंतर्गत हम उन फॉर्मूलेज को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर h1 h2 h3 तीनों में कॉमन है, तो हम देखेंगे कि तीनों के लिए h1 h2 h3 की वैल्यू क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डालें सबसे पहले कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र, फर्स्ट हेडिंग डालें कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्तीय निर्देश तंत्र, देखिए कार्तीय निर्देश तंत्र जो कि निर्देश तंत्र एक्स वाई जेड तीन प्लेनों से मिलकर बना होगा इस तरह से। इसको मान लिया x, इसको मान लिया y और इसको मान लिया z। इसके अंतर्गत हम एक बॉक्स ले रहे हैं, ठीक है।
इस तरह से हमने एक बॉक्स ले लिया, पहले बॉक्स बना लेना, फिर उसी के रिलेटेड कार्तीय निर्देश तंत्र को बना लेना, ठीक है। एक्स वाई जेड जो हमारा निर्देश तंत्र है, उस निर्देश तंत्र के अंतर्गत हमने क्या ले लिया, एक बॉक्स ले लिया जिसका जो मूल बिंदु है निर्देश तंत्र का कितना है, ओ है। तो इसमें कितने पृष्ठ हैं, ये वाले दो, ये वाले दो और ये वाले दो, यानी टोटल 6 पृष्ठ हैं। उन 6 पृष्ठों के आप समीकरण बता सकते हो, 6 समतल हैं, उन समतल की समीकरण कितनी होगी बता सकते हो। जैसे कि ये कौन से तल में है, एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल में जेड का मान कितना हो जाएगा 0। ये वाला पृष्ठ कौन से तल में है, एक्स जेड तल में, एक्स जेड तल में y का मान 0 हो जाएगा। इसी तरह से y जेड तल में कौन सा है, ये वाला, तो इसमें x का मान कितना हो जाएगा 0। 3 पृष्ठों की समीकरण तो ये आ गई। अब x और z, या इस वाले पृष्ठ की बात करें जो बाहर की ओर है, इधर वाला ये जो वाला पृष्ठ है, इसका मान कितना होगा, x अक्ष के समानांतर है ये, x अक्ष के समानांतर समीकरण इसमें कितनी हो जाएगी, या हम ये कहें कि y जेड जो समतल है उसके समानांतर है ये, तो इस पृष्ठ की जो समीकरण होगी इस वाले पृष्ठ की जो बाहर की ओर है, इसकी हो जाएगी कितनी, x इक्वल टू, जैसे कि ये यहाँ पर कट कर रहा है, ये वाली डिस्टेंस अगर c1 है, हमने इसको लिख दिया x इक्वल टू c1, ये अगर डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं हम c1। इसी तरह से y तल पर ये वाला कितनी दूरी पर है, इसकी समीकरण हो जाएगी y इक्वल टू c2, यहाँ से यहाँ तक की जो हमने दूरी मान ली वो कितनी मान ली, c2 मान ली। इसी तरह से कौन सा वाला पृष्ठ रह गया, x इक्वल टू 0 वाला, तो कौन सा हो गया, पीछे वाला हो गया, इसको यहां लिख देते हैं x इक्वल टू 0 अंदर वाला पृष्ठ। और कौन सा रह गया इसमें, ऊपर वाला रह गया। ऊपर वाले पृष्ठ के लिए कितना हो जाएगा, z पर z इक्वल टू c3। तो टोटल इसमें 6 पृष्ठ बने जिनकी समीकरण होंगी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। 3 पृष्ठ तो ये हो गए, 3 पृष्ठ होंगे x इक्वल टू c1, y इक्वल टू c1, c2 और z इक्वल टू c3। इस तरह से हमने क्या ले लिए, 6 समतल की समीकरण ले ली, जहां पर c1 कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, ये c1 इधर भी जा सकता है या इधर भी जा सकता है, तो इसकी जो लिमिट है वो वेरी करेगी -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। इसी तरह से c2 है, उसकी वैल्यू भी -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट वेरी करेगी। और इसी तरह से c3 है, वो भी ऊपर मैक्सिमम पर जा सकता है और नीचे मिनिमम पर कहीं पर भी ले सकते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है वो लिमिट होगी -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो इस तरह से हमारे पास जो कार्तीय निर्देश तंत्र है कितने पृष्ठों से मिलकर बन गया, 6 पृष्ठों से मिलकर बन गया। देखें इधर पहले, और किसी भी कण का जो स्थिति सदिश है, चूंकि कण का स्थिति सदिश कौन से निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र में हम किस तरह से लिखते हैं, r वेक्टर इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, इस तरह से लिखते हैं किसी भी कार्तीय निर्देश तंत्र में कण की स्थिति को। अब यहां से यदि हम, हाँ ये चीज देखिए कि h1 h2 h3 हम किसको लिख रहे थे, डेल r अपॉन डेल u1, इसका वेक्टर का मोड, डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1 का मोड स्केल गुणक थे। आधार सदिश का जो परिमाण है यानी b1 वेक्टर का परिमाण ही तो h1 कहला रहा था, अगर u2 के सापेक्ष होता तो h2, u3 के सापेक्ष होता तो h3, यही तो था। तो इनको हमें निकालना है। यहाँ पर r हमारे पास है, तो डेल r वेक्टर अपॉन h1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1, इसका क्या मोड, यहाँ पर डेल r वेक्टर अपॉन कितना हो जाएगा, u1 का काम कौन करेगा, यहाँ पर u1x इसकी जगह पर कौन है x, u2 के स्थान पर y और u3 के स्थान पर कितना ले लेंगे z, क्योंकि कौन सा निर्देश तंत्र चल रहा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये आ गया, डेल r वेक्टर अपॉन डेल x करेंगे तो इसके परिमाण में कितना आ जाएगा बताओ, इसका तो 0 हो जाएगा, आंशिक अवकलन है, इसका करेंगे x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो i कैप, और i कैप का मोड, i कैप का मोड परिमाण कितना होता है, इकाई सदिश है इसलिए इसका परिमाण कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से हम h2 को भी लिख सकते हैं कि डेल r वेक्टर अपॉन डेल u2 होगा, डेल r वेक्टर अपॉन डेल u2, जिसको हम लिख सकते हैं ये, और ये कितने के बराबर आएगा j के, और ये भी कितना हो जाएगा फिर 1। इसी तरह से जो h3 है वो कितना होगा, u3 इक्वल टू डेल r वेक्टर अपॉन डेल z, ये कितना हो जाएगा k कैप, और इसका भी मोड कितना हो जाएगा 1, इसलिए हम वहां पर ले रहे थे।
जो हम H1 H2 H3 की वैल्यू बार बार 1 ले रहे थे वो 1 इस वजह से आई यहाँ पर। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो पहले इस चित्र को बनाएं, इस बॉक्स को बनाएं और उसके बाद एक लाइन लिखेंगे और फिर उसको उतारेंगे। पहले इस बॉक्स को बनाओ। तो लिखें कार्तीय निर्देश तंत्र निम्न 6 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ होता है। लिखें इसमें कार्तीय निर्देश तंत्र निम्न 6 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ होता है और इसको पूरा उतार लें इधर से। कार्तीय निर्देश तंत्र निम्न 6 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ होता है और उधर का पूरा उतार लें। तो हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, अतः कार्तीय निर्देश तंत्र में, अतः कार्तीय निर्देश तंत्र में H1 H2 H3 तीनों की वैल्यू 1 काम करेगी। A1 A2 A3 ले रहे हैं, उसके स्थान पर काम करेगा AX AY और A3 के स्थान पर कौन काम करेगा AZ। इस तरह से कार्तीय निर्देश तंत्र में H1 H2 H3 तो 1 होंगे, A1 A2 A3 AX AY AZ हो जाएंगे। इसी तरह से E1 कैप, इसको I कैप लिखेंगे, E2 कैप वो हो जाएगा J कैप और E3 कैप कितना हो जाएगा K कैप। इस तरह से हो जाएगा। और क्या चीज रहेगी U1 U2 U3, तो U1 U2 U3 को हम कितना लिखेंगे, U1 को लिखेंगे X, U2 को लिखेंगे Y और U3 को लिखेंगे हम कितना Z। इतना रिप्लेस कर देंगे उन फॉर्मूले में, तो वो हमारे किस में चेंज हो जाएंगे, कार्तीय निर्देश तंत्र में चेंज हो जाएंगे। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के जो फॉर्मूले आ रहे थे उस तीनों के तीनों किस में चेंज हो जाएंगे, कार्तीय में। तो देखिए किस तरह से चेंज होंगे। तो फर्स्ट लिखना है ग्रेडियंट फाई का फॉर्मूला। तो ग्रेडियंट फाई का जो फॉर्मूला आ रहा था हमारे पास वो कितना था बताओ, 1/U1 डेल, पहले लिख लेते हैं इस तरह से, 1/H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 E1 कैप प्लस 1/H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 और यहाँ पर आ जाएगा E2 कैप प्लस 1/H3 डेल फाई अपॉन डेल U3 और ये कितना हो जाएगा E3 कैप। कितना हो जाएगा, H1 H2 H3 के स्थान पर तो 1/1 पुट हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल X I कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल Y J कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल Z और ये कितना हो जाएगा K कैप। इस तरह से यही फॉर्मूला आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा था, EM में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, यही निकल कर आ रहा था वहां पर ग्रेडियंट का। इसके बाद हम नेक्स्ट काम करेंगे दूसरा डाइवर्जेंस के लिए, कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर का जो मान है वो कितना आ रहा था बताइए। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर का मान, अभी फॉर्मूले तीनों रिवाइज कराए थे मैंने, इसी वजह से कराए थे। डेल फाई अपॉन डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 H3 प्लस डेल अपॉन डेल U2 कितना आ जाएगा A2 H1 H3 और प्लस में डेल अपॉन डेल U3 A3 कितना A3 H1 H2। ये वाला फॉर्मूला था किसके लिए,
डाइवर्जेंस के लिए तो ये कितना बच जाएगा, 1 हो जाएगा इसमें। तो डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई, सभी को पुट कर दिए जो ऊपर वैल्यू लिख रही है, डेल ए जेड अपॉन डेल जेड करके देख लेना, यही आएगा। क्योंकि H1 H2 H3 का ऑलवेज कितना हो गए, 1 हो गए। इसी तरह से आप कर्ल का भी निकालो, कर्ल ऑफ ए को हम कितना लिखेंगे यहाँ पर, इन वैल्यूज को अगर हम पुट करें तो ये चीज मेन है, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से करें यहाँ तक इसको, और इसके बाद कर्ल ऑफ ए का फॉर्मूला भी निकालें। यहाँ तक कंप्लीट करें पहले इसको। तो इसके बाद जो कर्ल का फॉर्मूला आएगा, दोनों लिख लिए, इसके बाद कर्ल का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो कितना आएगा, थर्ड पर लिख लेना इसको, कर्ल ऑफ ए का फॉर्मूला वो कितना आएगा, 1 अपॉन H1 H2 H3 था, यहाँ पर H1 E1 कैप, H2 E2 कैप और H3 E3 कैप, इस तरह से था। डेल अपॉन डेल U1, डेल अपॉन डेल U2 और डेल अपॉन डेल U3। अरे डाइवर्जेंस का यही पढ़ा था या नहीं पढ़ा था फॉर्मूला, जो कि अदिश रूप में है, ध्यान ही नहीं है, पेपर ही नहीं हुए तो पढ़ा ही नहीं था। और कर्ल का ये फॉर्मूला आया था हमारा लाम्बिक में, इसको हम चेंज कर रहे हैं किसमें, कार्टेशियन में। तो H1 H2 H3 फिर से 1 हो जाएगा, अंदर कितना बचेगा, आई कैप जे कैप के कैप, इन वैल्यूज को पुट करते हुए जा रहे हैं हम। तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पर आ जाएगा डेल अपॉन डेल जेड, और ये कितने हो जाएंगे, ए एक्स ए वाई और ए जेड। लिखें यहाँ तक कंप्लीट इसको। पूरा कंप्लीट करें कि मतलब हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मेन काम क्या किया था, H1 H2 H3 की वैल्यू निकाली थी, वो कितनी आ रही थी, 1 1 1 आ रही थी, और इसको हम पहले लेकर भी चल रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हमने सारी चीजों को, इनको तो नॉर्मली हम लिख ही सकते हैं, A1 A2 A3 तो AX A by AZ हो जाएंगे, या आप A1 A2 A3 भी रहने देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। E1 कैप E2 कैप E3 कैप IJ हो जाएंगे, इसमें X by Z हो जाएंगे, कौन से निर्देश तंत्र में, कार्टेशियन में। और उसका हमने यूज करते हुए ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल तीनों को किस में निकाल लिया, कार्टेशियन में। कंप्लीट करो यहाँ तक। फिर नेक्स्ट देखते हैं बेलनीय निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र, बेलनीय निर्देश तंत्र। देखिए बेलनीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत हम किसी भी बिंदु की स्थिति को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, रो कोमा फाई कोमा जेड से। तो वह बेलनीय निर्देश तंत्र कहला रहा था। तो बेलनीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत हमने एक किसको लिया था, बेलन को लिया था। इस तरह से एक बेलन को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे इस तरह से, ये इसका एक्सिस रहा, जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग है, ये बाई रहा, कैपिटल वाई कैपिटल जेड और कैपिटल ये वाला एक्स रहा। तो हमने इसको इस तरह से बता रहा था, इधर देखें पहले, अरे इधर देखो, इस तरह से ये सिलेंडर है, इसको हमने हाफ कट किया है यहाँ से, इस तरह से आधा, पूरा नहीं आधा यहाँ से कट किया है। तो इस तरह से इस पर एक पट्टी नुमा संरचना बन जाएगी, जहां से भी हम कट कर रहे हैं इसको, इस तरह से एक पट्टी नुमा संरचना बन गई ये वाली। इसको मैं चाहूँ तो डार्क कर सकता हूँ, लेकिन अंदर इसमें लिखने के लिए जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको दिखेगा नहीं।
ठीक है। इस तरह से इसमें एक पट्टी नुमा संरचना हमने क्या कर दी, कट कर दी। तो ये वाली जो लाइन है वो कहाँ पर जा रही होगी, इसके सरफेस पर ही होकर जा रही होगी, इसके पृष्ठ पर होकर जा रही होगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, रो कैप हो जाएगी। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, रो कैप। और ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, रो हो जाएगी। ठीक है। ये वाली जो डायरेक्शन है वो एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बना रही है, मान लिया जेड बना रही है। तो रो ये हो गया, फाई ये हो गया, और जेड क्या है यहाँ पर, बेलन की लंबाई। अब कैपिटल जेड से तो हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, ध्यान देना, कैपिटल जेड और स्मॉल जेड में थोड़ा अंतर बनाकर चलना। कैपिटल जेड हम इस तरह से बनाएंगे और स्मॉल जेड को हम इस तरह से कट करके बना देंगे। थोड़ा डिफरेंस लेकर चलना, क्योंकि दोनों नोटेशंस का यहाँ पर यूज होगा। तो ये तो कौन सा एक्सिस है, जेड कैपिटल है, लेकिन इसकी जो लंबाई हम इस कैपिटल जेड पर मान रहे हैं वो कितनी मान रहे हैं, स्मॉल जेड। तो ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इनको मैं मिटाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि ये दोबारा यूज होंगे। ठीक है, यहां तक। तो इधर देखें, जो हमने ये बेलन बनाया था तो उसमें जो त्रिज्या है वो कितनी है, रो ये फाई, और ये वाला इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, जेड। फाई किसके साथ एंगल है, एक्स अक्ष के साथ। इसका जो एंगल बनेगा वो कितना है, फाई। अब इस चीज को देखें कि हमें एक सॉलिड बेलन बनाना है, ठोस बेलन बनाना है। तो ठोस बेलन के लिए अब उसकी जो लंबाई है वो कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, ये नीचे भी जा सकती है और ये मैक्सिमम ऊपर भी जा सकती है। और यहाँ पर जो रो है उसकी जो वैल्यू है वो बिलोंग करेगी कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट टू जेड की। किसकी, जेड की। जो लंबाई है जेड है, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट क्या करेगी, जेड की वैल्यू है वो वेरी करेगी। ऊपर हम कितना भी मैक्सिमम ले जा सकते हैं, वो कितना होगा, इनफाइनाइट, और नीचे माइनस इनफाइनाइट। फाइव। इस पूरे बेलन को बनाने के लिए यहां से हम इस वाली पट्टी को लेकर चले हैं, पहले जीरो पर था, जीरो एंगल पर, फिर इस तरह से घुमाते जाएंगे तो उसकी वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी, फाइव की। बता सकते हो आप, 0 से 2 पाई। क्योंकि यहां से हम बिल्कुल इस वाली लाइन को जब हम यहाँ पर आरोपित करेंगे एक्स एक्सिस पर, वहां से चालू करेंगे इसको और घुमाना चालू करेंगे, तो 0 से हमें कितना घुमाना होगा उसको, पूरा बेलन बनाने के लिए 2 पाई। और रो क्या है, इस बेलन की त्रिज्या, इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, इसकी कितनी होगी यहाँ पर, जो इसकी त्रिज्या है मिनिमम कितनी हो सकती है, 0, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2 पाई। तो 0 से कहां पर, 2 पाई नहीं, इनफाइनाइट। 0 से इनफाइनाइट लंबाई कितनी हो सकती है, 0 से इनफाइनाइट। तो रेडियस इसकी कहां से कहां तक बिलोंग करेगी, 0 से इनफाइनाइट। इस तरह से हम तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पर बता सकते हैं, क्योंकि वैल्यू कहां से कहां तक क्या करेगी, वेरी करेगी। तो देखिए, रो का अगर हम इधर घटक तोड़ें तो थीटा की डायरेक्शन में कितना होगा, कॉस वाला। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर फाई है, तो ये वाला घटक कितना हो जाएगा, रो कॉस फाई। ये वाला घटक कितना हो जाएगा, रो साइन फाई। अरे थीटा वाली डायरेक्शन में कॉस हो जाएगा और इधर साइन हो जाएगा, तो रो कॉस फाई, रो साइन फाई। तो देखिए, हम चूंकि आर वेक्टर को कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अब इसको हमें रो फाई जेड के टर्म में चेंज करना है। क्यों करना है, पता चल जाएगा आपको। आर वेक्टर इक्वल टू एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, एक्स के स्थान पर कितना आ रहा है, क्योंकि एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, या पहले इनको मिटा ही देते हैं, डिस्टरबेंस करेंगे ये, बाद में दोबारा लिख लेंगे। तो देखिए, x इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया, रो कॉस फाइव, y इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, x इक्वल टू रो कॉस फाइव, y इक्वल टू रो साइन फाइव, और कैपिटल z इक्वल टू कितना आ गया, स्मॉल z। इनको एक कैपिटल बना सकते हो चाहो तो, x, y और z, इनकी वैल्यू कितनी आ गई, रो कॉस फाइव, रो साइन फाइव और स्मॉल z। कैपिटल z तो कितने के बराबर है, उसकी लंबाई स्मॉल z के बराबर। अब x, y, z तीनों की यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, तो वो कितनी हो जाएगी, रो कॉस फाइव आई कैप प्लस रो साइन फाइव जे कैप, और जेड है वो कैपिटल, वो कितने के बराबर है, स्मॉल जेड के बराबर के कैप। अब हमें स्केल गुणक h1 h2 h3 की वैल्यू निकालनी है, तो उसको निकालने के लिए हमें इसका यूज करना पड़ेगा, ना कि इसका। क्यों, देखो, क्योंकि स्केल गुणक h1 इक्वल टू कितना होता है, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल
u1 का मोड इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल r वेक्टर अपॉन डेल u1 का काम कौन करेगा इसमें बेलनी निर्देश तंत्र में, रो u2 का फाई और u3 का जेड। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, रो के सापेक्ष इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो वो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बताओ, रो के सापेक्ष कर रहे हैं तो, अरे आंशिक अवकलन करके बताओ रो के सापेक्ष। तो cos फाई कांस्टेंट माना जाएगा, आई कैप cos फाई बाहर निकल जाएगा, रो का 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी रो वाली टर्म आ रही है तो इसका भी होगा। तो यहाँ पर sin फाई जे कैप क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, रो का कितना हो जाएगा 1, और इसमें तो रो वाली टर्म नहीं है इसलिए इसका आंशिक अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब किसी भी चीज का मोड यानी कि उसका परिमाण हम किस तरह से निकालते हैं, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक के स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर sin स्क्वायर फाई का रूट। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा यानी कि ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा स्केल गुणांक h1 का मान। तो यहां तक इसको कंप्लीट करें। कंप्लीट कैसे करोगे, बेलनी निर्देश तंत्र हेडिंग डाल दी, उसके अंतर्गत इस बेलन को बनाए, पहले बेलनी निर्देश तंत्र के अंतर्गत इस बेलन को बनाएं और लिखें इसमें पहले बनाकर इसको चित्र को बनाएं और उसमें लिखें फिर आगे, वह निर्देश तंत्र जिसके अंतर्गत किसी कण की स्थिति को रो फाई जेड ब्रैकेट में लिखना है इसको, वह निर्देश तंत्र जिसके अंतर्गत किसी कण की स्थिति को रो फाई जेड के द्वारा निरूपित किया जाता है, बेलनी निर्देश तंत्र कहलाता है। बेलनीय निर्देश तंत्र के लिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इनको तीनों को लिखें। बेलनी निर्देश तंत्र के लिए चित्र से लिखें, ये रो हो जाएगा, बेलन की त्रिज्या है यहाँ पर, पाई एक्स अक्ष के साथ बनाया गया है एंगल, और जेड उसकी है लंबाई। स्मॉल जेड बनाना है, इसको ध्यान रखना, कट करके इसको जेड बनाना है, नहीं तो आगे प्रॉब्लम आएगी फिर। स्मॉल जेड और कैपिटल जेड में जैसे भी आप अंतर बनाते हो उस हिसाब से बना सकते हो। कई स्मॉल जेड को इस तरह से भी बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से भी स्मॉल जेड लेकर चल सकते हो, जैसे भी बना लो, लेकिन डिफरेंस लिखना चाहिए दोनों में। इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों को लिखें। उसके बाद लिखना, क्योंकि कण का स्थिति सदिश r वेक्टर इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, क्योंकि कण का स्थिति सदिश r वेक्टर इक्वल टू ये, तब समीकरण 1, 2, 3 से मान रखने पर r वेक्टर ये आ जाएगा हमारे पास। समीकरण 1, 2, 3 से मान रखने पर, और यहां तक लिखें इसको पूरा, h1 निकाल लिया, h2 निकाल कर बताओ, h3 निकाल कर बताओ, और तीनों का हमने यूज करना है h1, h2, h3, फिर वो टेबल बनानी है। उसके बाद ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, तीनों के फॉर्मूले हमें किस निर्देश तंत्र के अंतर्गत लिखने हैं, बेलनी के अंतर्गत। हमें याद कोई सा भी फॉर्मूला नहीं करना है, याद तो हमें वही रखने हैं लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र वाले, लेकिन यहाँ पर जो h1, h2, h3 की वैल्यू आ रही है वो साथ में याद रखनी होंगी। तो आप इजीली उनको कोई से भी निर्देश तंत्र में क्या कर पाओगे,
चेंज कर पाओगे। ठीक है, फॉर्मूले यहाँ याद नहीं करने हैं वो। तो H1 का काम कर लिया, उनको आप खुद करना, H2 H3 का काम और वो टेबल बनाना। ठीक है, ये काम आपको करना है, आगे देखेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।